अब समय आ गया है कि इसके सिस्टम को बाहर निकाला जाए और खजाने के बक्सों की एक लहर खोली जाए। ये सोचते हुए किनफैंग ने भी सिस्टम पैनल खोला और खजाने के बॉक्स सेक्शन पर क्लिक किया। लाल खजाना बॉक्स 400, नारंगी खजाना बॉक्स 300, पीला खजाना बॉक्स 100, हरा खजाना बॉक्स 80, सियान खजाना बॉक्स 10। एक हथियार के रूप में एक चौतरफा प्रतिभा को खोजना अभी भी अपेक्षाकृत कठिन है। उसने पहले कुछ उच्च स्तरीय खजाने के बक्से खोलने का फैसला किया। निम्न स्तर के लाल खजाने के बक्से शायद बहुत उपयोगी नहीं होंगे। उसने सिस्टम से बात की, अपना आदेश दिया। सिस्टम 50 नारंगी खजाने के बक्से खोलें। डिंग टिल्डर प्राप्त हुआ। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग टिल्डर अब खुल रहा है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। डिंग ऑरेंज कीबोर्ड तारांकन 10 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद तारांकन 20 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। डिंग ऑरेंज तारांकन 20 प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। क्या ये बहुत कमज़ोर नहीं है? किनफैंग ने उन वस्तुओं को देखा जो उसने खोली थी और असहाय होकर सिस्टम से शिकायत की। छोड़ो भी, चलो कुछ पीले वाले खोलकर देखते हैं। नारंगी वाले भी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगते। सिस्टम 50 और नारंगी खजाने के बक्से खोलो। उसने मन ही मन प्रार्थना की और हथियार संबंधी प्रतिभाओं के लिए प्रार्थना की। उसका पैसा इसी पर निर्भर था। डिंग मेजबान को पीला कीबोर्ड प्राप्त करने के लिए बधाई 10। डिंग मेजबान को आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद प्राप्त करने के लिए बधाई तारांकन 20। डिंग मेजबान को केला प्राप्त करने के लिए बधाई 18। डिंग मेजबान को 5 मिलियन कार्ड लिक्विड असेट्स प्राप्त करने के लिए बधाई तारांकन 2। एम्मा क्या पीले खजाने के बक्से भी विश्वसनीय नहीं हैं? किनफैंग वास्तव में गुस्से में था। ये लानत प्रणाली अधिक से अधिक भ्रामक हो रही थी। अगर ये 2 500 युआन कार्डों के लिए नहीं होते तो उसका वास्तव में सिस्टम से झगड़ा होता। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह आज एक प्रतिभा खोलने के लिए दृढ़ था। वह रोहन डी तक नहीं रुकेगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब हो सकती है। क्या ये प्रणाली इतनी खराब हो सकती है? सिस्टम 50 हरे खजाने के बक्से खोलना जारी रखो। डिंग आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 20। डिंग एवोकेडो प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 18। डिंग तरल संपत्ति में 10 मिलियन कार्ड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 2। डिंग ग्रीन हेड प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 2। डिंग ग्रीन सूट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 2। डिंग ग्रीन हुडी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 2। डिंग मेज़बान को हरी पैंट तारांकन 2 प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग मेज़बान को हरी जूते तारांकन 2 प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये हरा खजाना बॉक्स शापित है? जब वह इस चीज़ को खोलता है तो ये कभी भी कुछ भी उचित क्यों नहीं खोलता है? हरी टोपी एक चीज़ थी। उसने इसका इस्तेमाल किंकी ग्रासलैंड के एक टुकड़े के बदले में किया। लेकिन उसे हरे कपड़े, पैंट और यहाँ तक कि जूते का एक पूरा सेट देने का क्या मतलब है? क्या उसे हरे रंग के कपड़े पहनकर बाहर जाना चाहिए? कितना हास्यास्पद है। वह निश्चित रूप से इसे नहीं पहनेगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। चूंकि हरा खजाना बॉक्स भी वह नहीं खोल सका जो वह चाहता था। क्या यह हो सकता है कि वह केवल उच्चतम स्तर के सियान खजाने के बॉक्स को ही आजमा सकता है जो उसके पास वर्तमान में है? वह थोड़ा असहाय था और जारी रखा। सिस्टम डिंग आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई तारांकन 3। डिंग हथियार प्रौद्योगिकी संभावित प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1। डिंग स्टेल्थ फाइटर ब्लूप्रिंट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई 1। उसने कुल 5 खजाने के बक्से खोले और 3 आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद थे। यह अनुपात थोड़ा अधिक था, है ना? जीतने की दर स्क्रैच कार्ड जितनी भी अधिक नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि उसने वही खोला जो वह चाहता था, है ना? वह बिल्कुल निश्चित नहीं था। प्रतिभा है, लेकिन एक संभावित प्रतिभा क्या है? किनफैंग ने शिकायत करना शुरू कर दिया। सिस्टम क्या आप मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? डिंग टिल्डा आपका सिस्टम ऑनलाइन है। आपके द्वारा बताई गई समस्या के संबंध में इसका अस्तित्व में होना असंभव है। कृपया निश्चिंत रहें। सिस्टम के उत्पाद बिल्कुल उच्च कोटि के हैं, सभी के लिए उचित हैं। कृपया बेझिझक इनका इस्तेमाल करें। ये सिस्टम किस तरह के अपमानजनक शब्द कह रहा था? किनफैंग की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई क्योंकि उन्होंने असंतोष से पूछा, संभावित का क्या मतलब है? मुझे मत बताइए कि मुझे उसे प्रशिक्षित करना है। कृपया निश्चिंत रहें, आपको बस उसे संबंधित तकनीक भेजने की ज़रूरत है और वह इसे खुद सीख लेगा। आपको उसका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी स्व सीखने की क्षमता बहुत मजबूत है और यदि आप उसका मार्गदर्शन करते हैं तो क्या आप जो कह रहे हैं उसके बारे में गंभीर हैं? क्या आपके पास ये तकनीक है? किनफैंग को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। वह ऐसा क्यों नहीं कर सका? वह बहुत अद्भुत था।
क्या ये सिर्फ एक प्रशिक्षु का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है? क्या बड़ी बात है? वह उसे मिनटों में उड़ा सकता था। ठीक है, मुझे सीधे बताओ वह व्यक्ति कहाँ है? उसे कल मुझसे संपर्क करने दो। ये सिर्फ इतना है कि मैं अभी तक किंग ग्रासलैंड नहीं गया हूँ। मैं उसे भेजूंगा और दोनों मिलकर मेरे भविष्य के पैसे कमाने वाले जानवर को देखेंगे। तुम्हें उसे ढूंढने जाना होगा और फिर उसे यहाँ लाना होगा। मैं उसे कैसे ढूंढूं? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है और मैं उसे नहीं जानता। वास्तव में तुम उसे जानते हो। तुमने उसे पहले देखा है। मैंने उसे देखा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं वास्तव में ज़्यादा बाहर नहीं गया हूँ, मैं उससे कैसे मिल सकता था? रुको, वह अचानक कुछ सोचने लगा, रुका और आगे बोला, तुम मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वह हमारी कंपनी में है ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तुम किस कंपनी की बात कर रहे हो? मेरे पास अब बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? जाहिर है ये वही कंपनी है जिससे तुम जुड़े थे। आप सीधे उससे मिलने जा सकते हैं और उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वह कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहा था और क्या उसने उसे पहले देखा है? वह कौन हो सकता है? वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। क्या ये वही पुरानी टूटी फूटी छोटी कंपनी नहीं थी जिसकी शुरुआत में स्थापना हुई थी? वह कंपनी जो किडनी निकालने जैसी थी, बाहरी सजावट देखने में असहनीय थी। वह वहाँ बहुत समय से नहीं गया था और रोहन को नहीं पता था कि अब ये कैसा दिखता है। लेकिन क्या अंदर के सभी लोग प्रोग्रामर नहीं थे? उनका हथियारों से क्या संबंध हो सकता है? वह उलझन में पड़ने लगा। ठीक है, मुझे सीधे बताओ कि वह कौन है। मैं भार्गव से उसे सीधे भेजवा दूंगा। ये काम नहीं करेगा। आपको उसे लाने के लिए खुद कंपनी जाना होगा। आपके कंपनी पहुंचने पर ही मैं आपको बता सकता हूं कि वह व्यक्ति कौन है। क्या यह इतना परेशान करने वाला है? वह अब थोड़ा थका हुआ था, हिलना नहीं चाहता था। किन फैंग ने एक पल सोचा। भूल जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह अभी नहीं जाएगा। कल कंपनी जाएगा। कंपनी में सामान पैक करके सीधे किंग ग्रासलैंड चला जाएगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक रेस्टोरेंट को फ़ोन करके खाना वहां पहुंचाने को कहा। अफसोस, यहाँ तो कोई फूड डिलीवरी ऐप ही नहीं है, खाना बहुत झंझट भरा है। उसे हर बार बाहर जाना पड़ता था। शुक्र है उसने पिछले रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर संभाल कर रखा था ताकि वह उसे अपने घर तक खाना पहुंचा सके। टेक अवे ऑर्डर करना कितना आसान है। हर बार बाहर जाने पर उसे काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। वह अब और नहीं चल सकता था, बहुत थक गया था। ऐसा लग रहा था कि टेकअवे के काम को भी एजेंडे में शामिल करना ज़रूरी है, वरना खाना उसके लिए बहुत असुविधाजनक हो जाएगा। सुबह सुबह कांगकियोंग विला के अंदर टपक टपक टिल्डर टपक टपक टिल्डर किन फैंग के फ़ोन से बारिश की बूंदों जैसी आवाज़ आई। किन फैंग ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि यह कल का अलार्म था, बहुत शोरगुल वाला। उसने अपनी कलाई हिलाकर उसे रोक दिया। वह करवट बदलकर सोता रहा। उसे बहुत नींद आ रही थी। 10 मिनट बाद टपक टपक टिल्डर टपक टपक टिल्डर फ़ोन का अलार्म फिर बज उठा। धिक्कार है, किन फैंग खुद को कोसने से नहीं रोक सका और अलार्म को फिर से बंद करने के लिए क्लिक किया। लगभग आधे घंटे बाद, अनगिनत बार अलार्म बंद करने के बाद आखिरकार वह स्तब्ध होकर बिस्तर से उठा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने समय देखा, 11 बज रहे थे, लेकिन उसे अभी भी बहुत नींद आ रही थी। जब से उसने कंपनी छोड़ी थी, वह इतनी जल्दी नहीं उठा था। थोड़ी देर तक जागना अच्छा लगता है, हर समय देर तक जागना हर समय अच्छा लगता है। आखिरकार वह नहाने के लिए बिस्तर से रेंगकर बाहर निकला। उसने तेज रफ्तार से काम निपटाया। पूरी प्रक्रिया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चली। वह बाहर चला गया। इस बार रोहन ने टैक्सी नहीं बुलाई, बल्कि वह सीधे अंडरग्राउंड गैराज की ओर चल पड़ा। उसने कुछ देर पहले ही भार्गव से एक कार खरीदने के लिए कहा था। उसे ठीक से पता नहीं था कि उसने किस तरह की कार खरीदी है, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि क्या वह चल सकती है। बस ऐसा न हो कि उसे बाहर टैक्सी बुलानी पड़े और वह टैक्सी न ले पाए। कार मिलने के बाद यह उसका पहला ड्राइविंग अनुभव था। वह नौवीं कंपनी के मुख्यालय की ओर चल पड़ा। चूंकि वे दोनों शहर के केंद्र में थे, इसलिए वह गाड़ी चलाकर जल्दी ही पहुंच गया। गैराज के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जैसे ही वह गाड़ी अंदर ले जाने वाला था, एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। उस व्यक्ति ने पूछा, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? किन फैंग ने हैरानी से पूछा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हे भगवान, क्या अब सब कुछ इतना मानकीकृत हो गया है? जब वह पहले आया था तब इमारत का पेंट अभी भी उखड़ रहा था। अब तो पार्किंग में घुसना भी मुश्किल हो गया है। सामने वाले व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, माफ़ कीजिए, फिलहाल सिर्फ कर्मचारी या अपॉइंटमेंट वाले लोग ही हमारी कंपनी में आ सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप बगल वाले मॉल में जाकर देख लें, वहाँ भी पार्किंग है। उसे अंदर आने से मना करने के बाद उसने उसे कुछ सुझाव भी दिए। किन फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, क्या मैं फ़ोन कर सकता हूँ?
मैं अंदर किसी को जानता हूँ। हाँ, कर दीजिए। अभी यहाँ कोई नहीं है, इसलिए आप अस्थायी रूप से यहाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में आपके पीछे कोई कार आ जाए तो आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। समझ गया, मैं पहले एक कॉल करता हूँ। किन फैंग के जवाब देने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और भार्गव को फ़ोन किया। कॉल का तुरंत जवाब मिला। हेलो बॉस, क्या कुछ गड़बड़ है? मैं प्रवेश द्वार पर पहुंच गया हूं, लेकिन गैराज में नहीं जा पा रहा हूं। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? क्या बॉस, आप कंपनी में हैं? ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। कृपया वहां मेरा इंतज़ार करें। ठीक है। ऑफिस के अंदर भार्गव ने फ़ोन रखने के बाद थोड़ा घबराया और अपने बगल में बैठे सेक्रेटरी से कहा, जल्दी से गैराज के सिक्योरिटी बूथ पर फ़ोन करो और उन्हें बॉस को अंदर आने देने के लिए कहो। ठीक है जनरल मैनेजर जी, मैं अब चलता हूँ। भार्गव के निर्देश देने के बाद वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकला और बेसमेंट की ओर चल दिया। किन फैंग के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को अचानक एक कॉल आया और वह सिर हिलाता रहा। ठीक है, नहीं नहीं, समझ गया, मैं अब चलता हूँ। फ़ोन रखने के बाद उसने झुककर किन फैंग से माफ़ी मांगी और कहा, माफ़ करना बॉस, मेरा आपको रोकने का कोई इरादा नहीं था। कृपया अंदर आ जाए। उसे देखकर लगा कि भार्गव ने ही उसे फ़ोन करके निर्देश दिए होंगे। जैसा कि एक उच्च स्तरीय प्रतिभा से उम्मीद की जाती है, वह अपने काम में विश्वसनीय है। किन फैंग ने हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, न जानने में कोई बुराई नहीं है। और मेरी कंपनी में काम करते हुए आपको नेताओं को नाराज़ करने की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको कभी कोई मुश्किल स्थिति में डाला जाए तो आप शिकायत पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। यह आपका काम है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम करते रहिए। उस व्यक्ति के चेहरे पर उसके प्रति सम्मान साफ झलक रहा था और उसने धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद बॉस, मैं समझ गया। कृपया पहले अंदर आ जाए। किन फैंग ने सिर हिलाया और सीधा गाड़ी अंदर ले गया। जैसे ही वह गाड़ी लेकर नीचे गया, पार्किंग की जगह ढूंढते हुए उसने भार्गव को वहां खड़ा देखा। भार्गव सड़क किनारे खड़ा था। उसे डर था कि कहीं किन फैंग उसे देख न ले और उसने भार्गव को हाथ हिलाया। किन फैंग उसके सामने रुका और खिड़की खोल दी। भार्गव बोला, माफ़ करना बॉस, मैं आपको पहले से लेने नहीं आया था, इसलिए आपको बाहर ही रोक दिया गया। कोई बात नहीं, मैं भी यूं ही आ गया था और आपको बताया नहीं था। गाड़ी कहाँ खड़ी करूं? भार्गव ने सुझाव दिया। बॉस, आज मैंने गाड़ी नहीं चलाई, इसलिए आप मेरी जगह पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पार्किंग की जगह कहाँ है? मैं आपको वहां ले चलता हूँ। तो फिर अंदर आ जाओ। ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, बस थोड़ी दूर पर। ठीक है। कार पार्क करने के बाद किन फैंग ने भार्गव से कहा कि वह उसे मौजूदा कंपनी दिखा दे। सच कहूं तो वह इतने समय से वहां एक बार भी नहीं गया था। भार्गव उसे लिफ्ट में सीधे ऊपर ले गया, ऊपरी मंजिल वाले दफ्तर में। किन फैंग ने कुछ मरम्मत कार्यों को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। भार्गव किन फैंग को अपने दफ्तर में ले गया और बोला, बॉस पहले बैठ जाए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। किन फैंग ने सिर हिलाया, उबला हुआ पानी ठीक है, मुझे चाय पसंद नहीं है। ठीक है बॉस। फिर किन फैंग ने सिस्टम को आवाज़ देकर पूछा, सिस्टम, मैं अभी कंपनी में हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह व्यक्ति कौन है? आप तीसरी मंजिल पर सबसे दाईं ओर जाकर देख सकते हैं। कोने में बैठा व्यक्ति वही है। तीसरी मंजिल और कोने में। क्या ये व्यक्ति थोड़ा असामाजिक है? आम तकनीकी लोग सामाजिकता पसंद नहीं करते, है ना? जो लोग तकनीक में वाकई अच्छे हैं उन्हें ये और भी कम पसंद है। मैं बाद में जाकर देखूंगा। तभी भार्गव हाथ में पानी का गिलास लिए अंदर आया। उसने उसे किन फैंग के सामने रखते हुए कहा, बॉस, अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो ये 55 डिग्री है। इस तापमान पर पानी पीने पर सबसे अच्छा लगता है, आप इसे आजमा सकते हैं। 55 डिग्री, क्या पीने का पानी इतना खास होता है? उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। किन फैंग ने पानी लिया और एक घूंट लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, यही एहसास है। 55 डिग्री पर पानी का स्वाद सबसे अच्छा लगता है। उसने कुछ नया सीखा। भार्गव ने सम्मानपूर्वक पूछा, बॉस, क्या आपको कंपनी में किसी चीज़ की ज़रूरत है? उसने 2 और घूंट लिए, फिर कप नीचे रख दिया और कंपनी में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मुझे तीसरी मंजिल पर ले चल सकते हो ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ? ठीक है, क्या तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत है? तुम मुझे बता सकते थे कि तुम इतनी दूर कंपनी में क्यों आए हो? मैं किंग ग्रासलैंड जा रहा हूँ और उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या? भार्गव को जैसे कुछ समझ आ गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बॉस, क्या ये थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ नहीं है? भार्गव ने हकलाते हुए कुछ अनिश्चितता से पूछा। किन फैंग उसकी बातों से पूरी तरह हतप्रभ, कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे घूर रहा था।
उसने पलटकर जवाब दिया, मैं तो बस अपने कर्मचारी को अपनी कंपनी में ले जा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज आगे बढ़ो। किन फैंग ने भौहें चढ़ाईं भार्गव को देखते हुए और धीरे धीरे कदम दर कदम उसके पास पहुंचे। वह एक कदम आगे बढ़ा और भार्गव एक कदम पीछे हट गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है? भार्गव ने कमजोरी से कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जो मन में है कह दो, हकलाना बंद करो, तुम्हें अभी भी मेरे लिए काम करना है। इसके अलावा हमारे रिश्ते में क्या कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता? ठीक है, तुमने कह दिया, मैं सच में कहूंगा, मुझे दोष मत दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, बोलो। भार्गव ने आंखें बंद की और अचानक बोल पड़ा, क्या किंग ग्रासलैंड में तुम्हारी कंपनी किडनी निकालने की योजना बना रही है? कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। किन फैंग चुप रहा और भार्गव को लगा कि उसने किसी की नस पर चोट कर दी है, जिससे वह गुस्सा हो गया। रोहन आंखें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बोला, बॉस चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम जो करना चाहते हो ठीक है। किन फैंग अचानक आगे बढ़ा और उसके कंधे पर थपथपाया। वह चौंककर चीख पड़ा। इससे किन फैंग डर गया। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं? किन फैंग ने चिढ़कर कहा, नहीं बॉस, आपने अचानक मुझे थपथपाया, इसी बात ने मुझे डरा दिया था। भार्गव ने आंखें खोली और तर्क दिया। किन फैंग ने उसकी तरफ देखा गंभीर होते हुए और गंभीरता से बोलना शुरू किया, हाँ, मैं किडनी निकालने जा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरी शिकायत करोगे? नहीं नहीं, भार्गव ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उठाईं और जल्दी से कहा, बॉस मेरी वफादारी सूरज और चांद की तरह साफ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा। छी! किन फैंग उसकी शक्ल देखकर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। उसने भार्गव के हैरान चेहरे को देखा, हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर थपथपाया। डोंट टिल्ड, तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? इससे मेरी भावनाएं सचमुच आहत होती हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक कानून का पालन करने वाला अच्छा नागरिक हूँ। बॉस, तो आप मुझे डरा रहे थे? भार्गव ने राहत की सांस ली और फिर बोला, यहाँ कौन किसे डरा रहा है? खुद को डराते हो और फिर आकर मुझे डराते हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम सारा दिन किडनी निकालने के बारे में क्या सोचते रहते हो। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। लेकिन बॉस, आपने इतनी दूर दराज जगह पर इतने सारे कर्मचारी क्यों ढूंढे और उस तरह का समझौता भी क्यों किया? मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह वहीं रुक गया, किन फैंग की तरफ देखते हुए, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। जाहिर है, पैसा कमाने के लिए। वहां वाली कंपनी कोई नियमित काम नहीं करती, इसलिए अंदर के कर्मचारी जरूर भरोसेमंद लोग होने चाहिए। नियमित नहीं तो फिर भी किडनी निकाल रहे हो, किडनी निकाल रहे हो, किडनी निकाल रहे हो, किडनी निकाल रहे हो, किडनी निकाल रहे हो। किडनी निकालने के अलावा तुम्हारे दिमाग में और क्या है? तुम सिर्फ किडनी निकालने के बारे में ही क्यों सोचते हो? क्या मैं वहां हथियार नहीं बेच सकता? मैं किडनी क्यों निकालूंगा? हथियार बेचकर पैसा कमाया जाता है ना? मैं जान लेने में क्यों शामिल होऊंगा? ओह, तो ये हथियारों का सौदा है, ये किडनी निकालने से थोड़ा बेहतर है, भार्गव ने अचानक ज्ञान प्राप्त करते हुए कहा। कुछ देर बाद किन फैंग की बात साफ साफ सुनकर उसने प्रतिक्रिया दी। क्या, हथियार बेचना? भार्गव ने हैरानी से किन फैंग को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, क्या हुआ? हथियार एक बहुत ही मुनाफे वाला उद्योग है, तुम्हारी किडनी निकालने से कहीं बेहतर। भार्गव ने संदेह से कहा, हथियारों के सौदे की इजाजत नहीं है ना? देश इसकी इजाजत नहीं देगा, है ना? तो क्या तुम्हें लगता है कि देश तुम्हारी किडनी निकालने की इजाजत देगा? नहीं नहीं, मैं देश में नहीं बेच रहा, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा किंग ग्रासलैंड की जमीन के लिए विशेष अनुमतियां हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। भार्गव ने अपनी जांघ पर थपथपाया। अचानक उसे एहसास हुआ, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने ऐसा कहा था। उस रेगिस्तानी इलाके में घास के मैदान उगने के बाद उस जमीन पर कुछ भी किया जा सकता है। बॉस, तुम तो कमाल हो, तुम इतनी छोटी सी बात भी सोच सकते हो, मैं तो लगभग भूल ही गया था। किन फैंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, अब से तुम्हें मुझे इसी तरह प्रमोट करना चाहिए। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते, जल्दी से मुझे तीसरी मंजिल पर ले चलो। कोई ढूंढो और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है बॉस, कोई बात नहीं। क्या आप खुद जाना चाहेंगे या आप मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हैं और मैं उसे फ़ोन कर दूंगा? किन फैंग मना कर दिया, नहीं, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। उसे ढूंढने के बाद मैं वापस ऊपर नहीं आऊंगा, सीधे चला जाऊंगा। ठीक है बॉस, भार्गव ने आगे बढ़कर गपशप करते हुए कहा। बॉस, आप उसे किस लिए ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना है कि वह हथियार डिज़ाइन में माहिर है, मैं उसे भविष्य में वहां काम पर रखूंगा।
हथियार डिजाइन हुनर। भार्गव ने कुछ शक के साथ कहा, बॉस क्या आपको यकीन है कि वह हमारी कंपनी में है? किन फैंग ने बेबसी से सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ मुझे यकीन है। बॉस अगर आप कहते कि आप यहाँ एक कुशल प्रोग्रामर ढूंढने आए हैं तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन यहाँ एक हथियार हुनर ढूंढना, क्या ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा? उनकी गेमिंग कंपनी में हथियारों से जुड़ा कोई व्यक्ति कहाँ होगा? किन फैंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह भी उस सवाल को समझ नहीं पा रहा था। एक अच्छा हथियार हुनर गेमिंग कंपनी में क्यों होगा? जब वे मिलेंगे तो वह उससे बात करेगा। भार्गव उसे तीसरी मंजिल पर ले गया और पूछा, बॉस क्या आपको पता है कि वह कहाँ बैठता है? सबसे दाएं कोने में, उसे ढूंढो। किन फैंग ने ढूंढते हुए इधर उधर देखा। दाहिनी ओर। भार्गव ने अविश्वास से पूछा, बॉस क्या आपको यकीन है कि ये दिशाओं में से एक नहीं है? आप दाहिनी ओर को कैसे परिभाषित करते हैं? हर दिशा से दाहिनी ओर अलग होती है। ऐसा लग रहा था कि वह सही था। किन फैंग ने मन ही मन पूछा, सिस्टम कौन सी दाहिना ओर? जब आप ऐसा कहते हैं तो रोहन के बीच फर्क कौन बता सकता है? उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पश्चिम बाएं है, पूर्व दाएं है। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि यह पूर्व में है? स्पष्ट। क्या आपको यकीन है? किन फैंग ने शिकायत की। इतना स्पष्ट, बस डर था कि उसे पता चल जाएगा, है ना? किन फैंग ने अवाक होकर कहा, ये पूर्व में है, चलो। अगर यह पूर्व दिशा है तो दाईं ओर वाला दरवाजा सबसे नजदीक है। भार्गव ने दाईं ओर के रास्ते की ओर इशारा करते हुए किन फैंग से कहा। अच्छा। चलते हुए कभी कभी एक दो लोग भार्गव का अभिवादन करते थे। भार्गव ने हर किसी के जवाब में सिर हिलाया। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए और किन फैंग ने कोने में बैठे उस व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। वह कैसे हो सकता है? दरअसल जब वह कंपनी में गया था तो वह उनकी टीम का ही एक सदस्य था। वह व्यक्ति जो कोने में बैठा था थोड़ा सामाजिक रूप से चिंतित था और बात करना पसंद नहीं करता था। कंपनी में जाने से लेकर वहां से जाने तक उन दोनों ने कुछ शब्दों से ज्यादा बातचीत नहीं की थी। क्या वह हथियार डिजाइन की संभावित प्रतिभा थी? किन फैंग इसी सवाल को मन में लिए उसकी ओर बढ़ा। वह बस कुछ ही कदमों में उसकी पीठ पर पहुंच गया और भार्गव उसके पीछे पीछे चला गया। वे दोनों उसके पीछे खड़े हो गए। किन फैंग ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा झटका सा दिखाई दिया। परमाणु बम कैसे डिजाइन करें? उसने अपनी स्क्रीन के सर्च बार में यह वाक्य टाइप किया था और एंटर दबा दिया था। ये देखकर किन फैंग थोड़ा हक्का बक्का रह गया। क्या ये व्यक्ति इतना खतरनाक है? रोहन ने बंदूक बनाने के चरण को छोड़कर सीधे मशरूम क्लाउड बनाने के तरीके पर पहुंच गया। यह शायद सामाजिक चिंता नहीं बल्कि एक सामाजिक आतंकवादी है ना? इस प्रणाली द्वारा आंकी गई संभावित प्रतिभा वाकई कुछ खास है। तभी उसे वे दोनों भी दिखाई दिए। उसने मुड़कर उन पर एक नज़र डाली और कुछ नहीं बोला। फिर भी वह पीछे मुड़ा, माउस उठाया और बहुत शांति से ब्राउज़र बंद कर दिया। उसने वह पेज बंद कर दिया जहां उसने अभी अभी परमाणु बम डिज़ाइन करने का तरीका खोजा था। वह पूरे समय बहुत शांत रहा। उसे अपने बॉस द्वारा पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। हाथ में रखी चीजें समेटने के बाद वह उठा, मुड़ा और उन दोनों से बोला, शुभ दिन महाप्रबंधक जी। शुभ दिन बॉस। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन की ओर देखा। दोनों में से किसी की ओर नहीं देखा। किन फैंग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और उत्सुकता से पूछा, मैंने तुम्हें परमाणु बम डिजाइन करने का तरीका खोजते देखा। क्या तुम्हें हथियार डिजाइन में बहुत रुचि है? उसने सिर हिलाया और बहुत ही शांत भाव से सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। और फिर नहीं, बस फिर से सन्नाटा छा गया। उसने सोचा था कि उसे वहां तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे इसमें बहुत रुचि है, तो क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? किन फैंग फिर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम हथियार बनाने में महारत हासिल कर सकोगे। क्या तुम जाना चाहोगे? उसने सिर उठाकर सीधा किन फैंग को घूरा, मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। उसकी आंखें भी चमक उठीं, अब पहले जैसी बेजान नहीं रहीं। हम कैसे जाएं? उसने पूछा। वह थोड़ी दूर है। एक बार वहां जाने के बाद शायद तुम वापस ज्यादा ना आओ। किन फैंग ने उसे ईमानदारी से मौजूदा हालात के बारे में कुछ बताया। उम्मीद है कि वह इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। रोहन को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह बीच बीच में बोलता रहा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। कोई बात नहीं, मुझे हथियार पसंद हैं। किन फैंग ने सुझाव दिया, अगली बार आने में शायद बहुत देर हो जाए। क्या तुम पहले घर जाकर उनसे नमस्ते कहना चाहोगे? जरूरत नहीं, अभी जाओ। उस व्यक्ति ने तुरंत वहां से जाने की इच्छा से उसकी बात ठुकरा दी। किन फैंग समझ गया कि वह हथियार डिजाइन का दीवाना है। उसने कहा, ठीक है, अभी अपना सामान पैक करो और हम सीधे निकलेंगे। उस व्यक्ति ने उत्साह से कहा, सामान पैक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी जा सकते हैं। किन फैंग ने उसके बेचैन चेहरे को देखा और समझ गया कि यह व्यक्ति वाकई तकनीक का दीवाना है।
किन फैंग ने भार्गव की तरफ देखा और कहा, मैं ये जगह तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बॉस, चिंता मत करो। बॉस, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, भार्गव ने प्रस्ताव रखा। किन फैंग ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है, हम खुद ही निकल जाएंगे। मुझे रास्ता पता है, तुम अपने काम पर वापस जाओ। बॉस, कृपया मुझे बाद में फ्लाइट नंबर भेज देना, मैं वहां से किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। ठीक है, एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं तुम्हें भेज दूंगा। भार्गव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस, अपना ख्याल रखना। किन फैंग ने जवाब में सिर हिलाया। निर्देश देने के बाद किन फैंग उसके साथ चल पड़ा। सफर में सन्नाटा छा गया। किन फैंग ने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा और खुद को खामोशी तोड़ने से रोक नहीं पाया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो। किन फैंग ने विनम्रता से कहा, यह अच्छा नाम है। वो ने तुरंत जवाब दिया, यह अच्छा नहीं है, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि मैं हथियार डिज़ाइन में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। उसके स्वर में गहरा असंतोष था। तो बात कुछ ऐसी ही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने परिवार को बताने को तैयार नहीं था। कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ हो जाने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम मुख्य प्रभारी होगे और जो चाहो बना सकते हो, किन फैंग ने उदारता से कहा। हालांकि निकट भविष्य में उसे यह वाक्य कहने का सचमुच पछतावा होगा। वह सचमुच चाहता था कि काश वह समय में पीछे जाकर अपना मुंह ढक लेता। वो ने उसे गंभीरता से देखा, उससे सकारात्मक उत्तर पाने की इच्छा रखते हुए। सच में कुछ भी संभव है, इतनी चमकती आंखों के साथ वह मना कैसे कर सकता था। उसने हाँ में सिर हिलाया, जाहिर है तुम इसका इस्तेमाल जैसे चाहो कर सकते हो। महाप्रबंधक जी के समर्थन के साथ उन्हें अभी भी सिस्टम द्वारा दी गई प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बार बार सिर हिलाया, महम। किन फैंग सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति में सिर्फ प्रक्षेपास्त्रों के मामले में ही थोड़ी बहुत ऊर्जा है। बाकी समय उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। शायद यही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अकेलापन था। वे पार्किंग स्थल पर भी पहुंच गए थे। कार में बैठकर वे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। सफर खामोश था। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उसने टिकट प्रिंट किए और फिर वो को सीधे प्रथम श्रेणी के लाउंज में ले गया। लाउंज विशाल था, बैठने के लिए कई सोफे थे और कुछ छोटे मोटे नाश्ते भी थे। किन फैंग काउंटर की ओर चला गया, उसे पहले चेक इन करना था। नमस्ते महोदय, कृपया अपना बोर्डिंग पास दिखाएं, काउंटर पर मौजूद एक कर्मचारी ने कहा। किन फैंग ने ताज़ा प्रिंट किया हुआ बोर्डिंग पास निकाला और उसे दे दिया। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकिए। थोड़ी देर ऑपरेशन करने के बाद उसने बोर्डिंग पास और एक नंबर टैग उसे वापस दे दिया। ये रहा आपका बोर्डिंग पास, कृपया इसे संभाल कर रखें। हम आपको बोर्डिंग समय से पहले बोर्डिंग पर ले जाएंगे। किन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बोलने के बाद एक कर्मचारी उन्हें बैठने की जगह ढूंढने ले गया। उसने लापरवाही से एक कोने में जगह ढूंढी और बैठ गया। पास में ही कुछ नाश्ता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। किन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बोलने के बाद कर्मचारी चला गया। किन फैंग ने इस दौरान भार्गव को फ्लाइट नंबर भी भेजा, HC 8699। भार्गव का जवाब बहुत तेज था। मिल गया बॉस, मैं उन्हें सीधे आपसे संपर्क करने के लिए कहूँगा। हम सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखा। वह अब काफ़ी ऊर्जावान लग रहा था। साफ था कि उसे हथियारों से सच्चा प्यार था, लेकिन उसका परिवार उसे घर पर हथियारों पर काम क्यों नहीं करने देता था। उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने पूछा नहीं। आखिरकार सबके अपने राज होते हैं। किन फैंग ने सोचना बंद कर दिया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। विमान में चढ़ने से पहले अभी भी आधे घंटे से अधिक का समय था। आधे घंटे बाद एक कर्मचारी उन्हें जगाने आया और बताया कि उनका विमान उड़ान भरने वाला है। वह उन्हें फास्ट ट्रैक से होते हुए विमान में चढ़ाने ले गया। विमान में चढ़ने के बाद वह लेट गया और आंखें बंद करके आराम करता रहा। थोड़ी देर बाद भनभनाहट टिल्ड। विमान चलने लगा और इंजन की गर्जना सुनाई देने लगी। वह अपने कान रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके कान बहुत असहज थे, लगातार अंदर की ओर सिकुड़ रहे थे। ये आवाज़ें सुनकर वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। वह विमान के एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह हेडफोन लगाकर अपनी बेचैनी कम कर सके। उसने इस समय का फायदा सिस्टम पैनल पर नज़र डालने में उठाया। अब उसके पास लोग और ब्लूप्रिंट थे, इसलिए उसे अभी भी मशीनरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा चाहिए था। मशीन असेंबली लाइनों द्वारा कई पुर्जों को पूरा किया जाना था। उसने सिस्टम स्टोर खोला और अंदर एक फैमिली बकेट नाम की कोई चीज़ देखी। उसने मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या यह एक फैमिली बकेट ही एके बनाने की सारी मशीनें हैं? हाँ, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? उसने कीमत पर नज़र डाली, जो 15 लाख थी, ब्लूप्रिंट से भी ज़्यादा महंगी। फिर उसने अपने पॉइंट्स बैलेंस पर नज़र डाली। मौजूदा पॉइंट्स 50 लाख।
उसने इसके बारे में सोचा और फिर भी भारी मन से इसे खरीद लिया। उसने इसे खरीद लिया। इस असेंबली लाइन के साथ उसकी पैसे कमाने की गति बहुत तेज हो जाएगी। इसे खरीद लो, मैंने इसे आपके लिए पहले ही खरीद लिया है। आप इसे कैसे प्राप्त करना चाहेंगे? जब मैं लगभग वहां पहुंच जाऊंगा तो इसे फैक्ट्री के गेट पर रख देना। मैं उन्हें तब इसे प्राप्त करवा दूंगा। ठीक है, इसकी प्रक्रिया हो गई है। अगली बार फिर स्वागत है। किन फैंग ने सिर हिलाया। ठीक है, जरूर। जवाब देने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम किसी सेल्स असिस्टेंट जैसा क्यों लग रहा था। अगली बार फिर स्वागत है। क्या उसने हाल ही में कुछ अविश्वसनीय देखा था? उसने अपना सिर हिलाया। इस समय विमान भी एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसने लापरवाही से सीट को पीछे की ओर आरामदायक स्थिति में समायोजित किया। फिर उसने अपनी जेब से हेडफोन निकाले, उन्हें अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से जोड़ा और संगीत बजाना शुरू कर दिया। अब कोई शोर नहीं था और उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया था। लगभग 2 घंटे बाद विमान की घोषणा सुनाई देने लगी। प्रिय यात्रियों, नमस्कार। विमान उतरने वाला है। कृपया अपनी ट्रे टेबल रख लें और अपनी सीटों की पीठ सीधी कर लें। यह आवाज़ सुनकर किन फैंग ने भी अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने बगल में बैठे वू की ओर देखा, जो बहुत ऊर्जावान लग रहा था। विमान में चढ़ने के बाद से ही वह जागा हुआ था। अब उसकी आंखों में उत्सुकता और नहीं थम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल भाग जाएगा। उसने उसके जुनून की तारीफ की, लेकिन तभी उसे अचानक एक समस्या सूझी। ये व्यक्ति हथियारों का दीवाना लग रहा था। क्या वह रोज हथियारों पर शोध करने में इतना मग्न होगा कि खाना पीना और सोना भूल जाएगा? अगर रोहन ऐसा करता तो उसके पॉइंट्स खत्म हो जाते। ऐसा लग रहा था कि उसे उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। उसने पहले उसे भेजने, 1-2 दिन रुकने और फिर वापस लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे जाने से पहले उसे सुधारने के लिए कम से कम 1-2 हफ्ते रुकना होगा। वह हथियारों पर शोध तो कर सकता था, लेकिन वह ओवरटाइम बिल्कुल नहीं कर सकता था। दिन में 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। वो को उसकी घूरती निगाहों से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कमज़ोरी से पूछा, बॉस, क्या कुछ गड़बड़ है? किन फैंग को तब एहसास हुआ कि उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही तेज़ थीं और उसने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। उसने सीधे पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम पहले कंपनी में रहते हुए ओवरटाइम करते थे? वो ने बिल्कुल भी गोलमोल बातें नहीं की। उसने सिर खुजलाया, थोड़ा उलझन में, और सीधे जवाब दिया, ओवरटाइम करते हैं। क्या कंपनी में ओवरटाइम नहीं होता? उसका जवाब सुनकर किन फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस युवक में बहुत क्षमता है। अब उसे राहत मिली। ये युवक काफ़ी भरोसेमंद लग रहा था। उनकी कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उसकी तरह बोलने और व्यवहार करने का साहस रखते हों। उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। किन फैंग ने हाथ बढ़ाया और शिकायत की, आखिरकार विमान से उतरना पड़ा। ये बहुत असुविधाजनक है। अगर लंबी दूरी न होती तो मैं विमान नहीं लेता। मुझे लगता है कि यह ठीक है, इतना असुविधाजनक नहीं है, बॉस। आप बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। जैसे ही वो ने कहा, किन फैंग समझ गया कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है या नहीं। किन फैंग उसके शब्दों से रुंध गया और अवाक होकर पूछा, आपका जन्म किस वर्ष हुआ था? वो ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं 2000 के बाद का हूँ। ठीक है, मुझे पता था। किन फैंग प्रबुद्ध लग रहे थे। केवल 2000 के बाद के लोग ही इतना साहसी होने का साहस कर सकते हैं। वो ने किन फैंग की ओर देखा और उलझन में पूछा, क्या पता था? किन फैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, कुछ नहीं। हम 2000 के बाद के लोग अब समय के साथ नहीं चल सकते। यह अभी भी 2000 के बाद का ही होना था। नए बछड़े बाघों से नहीं डरते। कार्यस्थल में सुधार पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है। कभी बॉस की चापलूसी नहीं करते, कभी ओवरटाइम नहीं करते। इसकी शुरुआत 2000 के बाद के दशक से हुई। उनकी कंपनी को पुराने कर्मचारियों को ओवरटाइम न करने के लिए प्रेरित करने हेतु और नए लोगों की ज़रूरत थी। वह बाद में भार्गव को इस बारे में बताएगा। लेकिन 2000 में पैदा हुए लोग, क्या वे पहले से ही हथियार बनाने में इतने अच्छे हैं? वो ने चाकू घुमाना जारी रखा, बिल्कुल। 2000 के बाद के लोग 90 के बाद के लोगों से बहुत छोटे हैं। क्लिक टिल्ड, उसने अपने बगल में कुछ क्लिक की आवाज़ सुनी। वह केवल 1997 में पैदा हुआ था। क्या 95 के बाद और 90 के बाद के दशक एक जैसे हो सकते हैं? किन फैंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, वे नहीं हैं। क्या अंतर है? वो ने एक हैरान भाव से उसकी ओर देखा, जैसे कि वह वास्तव में समझ नहीं पाया। 90 और 99, वे सभी एक जैसे हैं। ठीक है, अगर तुम यह नहीं मानना चाहते कि तुम बूढ़े हो, तो कह दो कि तुम बूढ़े नहीं हो। अगर तुम कहते हो कि तुम 2000 के बाद के हो, तो भी कोई बात नहीं। तुम 90 के बाद के अंकल नहीं हो। वो ने चाकू घुमाना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंकल,
किन फैंग ने आश्चर्य से कहा, तुम 90 के बाद के लोगों को अंकल कहते हो? हाँ, और क्या, उन्हें बिग ब्रदर कहते हो? किन फैंग ने दांत पीस लिए। वो को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आए और उसने चाकू घुमाना जारी रखा। क्या लोग 90 के बाद के लोगों को अंकल नहीं कहते? कोई बिग ब्रदर नहीं होता, लेकिन तुम मेरे बॉस हो इसलिए मैं तुम्हें बॉस कहता हूँ। फिर से कहो, 90 के बाद के लोगों को बिग ब्रदर कहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया बॉस। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम 90 के बाद के अंकल हो। एक और अंकल। किन फैंग का नाजुक दिल टुकड़ों में बिखरने को था। तुम्हें बस अलग थलग रहना चाहिए, सामाजिक रूप से चिंतित रहना चाहिए। अब और बात मत करो। तुम इतने अच्छे नौजवान हो, तुम्हारे पास मुंह क्यों है? तुम्हारे शब्द बहुत आहत करने वाले हैं। क्या वे हैं? मुझे ठीक लग रहा है। खांसी खांसी खांसी। किन फैंग ने विषय बदलना शुरू किया और कहा, अब तुम किस तरह के हथियार बना सकते हो? जब बात इस पर आई तो वो तुरंत ऊर्जावान और उत्साहित हो गया। हालांकि उसने जो कहा उसने किन फैंग को पूरी तरह से असहाय बना दिया। बेहतर होता अगर उसने कुछ न कहा होता। किन फैंग उन्माद में था। मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी हथियार नहीं बनाए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने अभी क्या कहा? रोहन इसे ठीक से नहीं सुन पाया। किन फैंग थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए उसने फिर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? वो ने स्वाभाविक रूप से कहा, मैंने कभी हथियार नहीं बनाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह आदमी गंभीर है? आपने कभी हथियार नहीं बनाए हैं? यदि आपने उन्हें कभी नहीं बनाया है तो आप इतने उत्साहित क्यों थे? किन फैंग ने फिर से पूछा, थोड़ा अविश्वास से, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? वो ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं कभी लोगों के साथ मजाक नहीं करता। तो फिर आप हथियारों को लेकर इतने उत्साहित क्यों थे? मैंने सोचा था कि आप चीजें बना सकते हैं, और क्या आप कंपनी में परमाणु बम बनाने की खोज नहीं कर रहे थे? मैंने खोजा था, लेकिन मैंने देखा, मैं ब्लूप्रिंट पढ़ सकता हूँ। मुझे हथियारों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मुझमें बहुत प्रतिभा है। बस मुझे ब्लूप्रिंट दिख जाए, मैं उसे बना सकता हूँ। तो फिर तुमने अभी क्यों कहा कि तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है कि मैं बना सकता हूँ और मेरा असल में बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने पहले कभी कोई हथियार नहीं बनाया, इसलिए मैंने कहा कि मैं हथियार नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैंने ब्लूप्रिंट देख लिया है तो मैं बना सकता हूँ, यही मेरा खुद पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ठीक है, तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम सही हो। आखिरकार वह एक संभावित प्रतिभा थी जिसे सिस्टम ने आंका था, इसलिए उसे उस पर थोड़ा भरोसा तो होना ही चाहिए। हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी अविश्वसनीय लग रही थीं। जब वे बातें कर रहे थे तो वे दोनों भी हवाई अड्डे से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने एक व्यक्ति को एक बड़ा सा बोर्ड पकड़े देखा। उस पर लिखा था, 9वीं कंपनी हवाई अड्डा पिकअप पॉइंट। वह बोर्ड शायद किसी धूल भरे कोने से उखाड़कर लाया गया होगा। वह सचमुच थोड़ा भद्दा था। किन फैंग लगभग वहां जाना नहीं चाहते थे। तभी उस व्यक्ति ने उनकी ओर हाथ हिलाया। वह जोर से चिल्लाया, अरे बॉस, यहाँ आओ, जल्दी आओ। आसपास के सभी लोगों ने तुरंत उनकी ओर देखा। किन फैंग ने अपना चेहरा ढक लिया और भी शर्मिंदा हो गए। और वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। वह सीधे उनकी ओर चला गया, जोर से चिल्लाना जारी रखते हुए, बॉस, आपने मुझे नहीं देखा। मैंने आपको एक नज़र में देखा, आप बहुत विशिष्ट दिखते हैं। किन फैंग ने संकेत दिया कि रोहन बात नहीं करना चाहता, उसे जल्दी से बाहर भागने के लिए खींचते हुए, पहले बाहर निकलें, हम बाहर बात कर सकते हैं। ठीक है बॉस, एक और जोर से चिल्लाया। इस बार ये सीधे किन फैंग के दाहिने कान में चिल्लाया गया था। ठीक है। स्वर का पहला भाग अभी भी बहुत ऊंचा था, फिर उसे अचानक अपने शब्द याद आए और उसके बाद ही वह फुसफुसाया। ठीक है बॉस। किन फैंग उन्हें आगे ले गया और पीछे वाला व्यक्ति हकलाते हुए बोला, बॉस, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत रास्ते पर जा रहे हैं? क्या वह? किन फैंग ने अनिश्चितता के साथ इसके बारे में सोचा। वह रास्ता नहीं जानता था। उसने धर्मी ढंग से कहा, मैं बहुत देर तक उड़ता रहा, इसलिए मैं टहल रहा हूँ। आप रास्ता दिखाए। उस व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए आवाज जारी रखी, संदेह से कहा, ठीक है बॉस, मुझे आप पर विश्वास है। मेरे पीछे पीछे आइए, गलत रास्ता मत लीजिए, यह क्षेत्र काफी दूरस्थ है और यदि आप खो गए तो अपना रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन क्या आप चोर की तरह बात नहीं कर सकते? ठीक है बॉस। ओह नहीं। किन फैंग ने उसके सिर पर थपथपाते हुए अवाक होकर कहा, यह अभी से थोड़ा कम और अभी से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ये ठीक रहेगा। ठीक है बॉस। इस बार आखिरकार सब सामान्य हो गया। किन फैंग ने तारीफ करते हुए कहा, बुरा नहीं, यह आवाज बिल्कुल सही है, इसे ऐसे ही बनाए रखें। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, मेरा नाम ली दाओ है, मैं बेस का सुरक्षा प्रबंधक हूँ। आप मुझे दाओ कह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं।
किन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अब हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? कार से लगभग 1 घंटा लगेगा, ये काफी दूर है। परिवहन बहुत सुविधाजनक नहीं है। समझ गया। वो बिना कुछ बोले किनारे खड़ा रहा। वह उनकी बातचीत में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था। वह बस बेस पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपने हथियारों पर शोध शुरू कर सके। डॉट 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 फार टिल्ड 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 फार टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ब्रेक लगाने की आवाज के बाद वे किंग ग्रासलैंड बेस पर पहुंचे। प्रवेश द्वार पर कुछ संघर्ष प्रतीत हो रहा था। 2 सुरक्षा गार्ड कई लोगों को अंदर जाने से रोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात पर बहस कर रहे हैं। ली दाओ ने किन फैंग के हाव भाव देखे और जल्दी से कहा, मुझे खेद है बॉस, आपके पहले दिन ये देखने के लिए। मैं नीचे जाकर देखता हूं कि क्या हुआ। किन फैंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि रोहन को कोई आपत्ति नहीं है और कहा, कोई बात नहीं, चलो नीचे चलकर साथ में देखते हैं। इसलिए वे एक साथ कार से बाहर निकले और प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। वो भी बहुत उत्सुक था, तुरंत बाहर निकला और बहुत उत्साहित दिख रहा था। मुझे खेद है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है, आप अपना सामान यहाँ नहीं छोड़ सकते, एक सुरक्षा गार्ड ने नेकदिली से कहा। चीजें। किन फैंग की आंखें चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि सिस्टम से खरीदा गया उपकरण आ गया हो? आप दोबारा पुष्टि क्यों नहीं करते कि क्या यहाँ कोई मिस्टर किन है? वाकई उन्होंने ही इन चीज़ों का ऑर्डर दिया था। सुरक्षा गार्ड ने पुष्टि की, मैं हमारे बेस में ऊपर से नीचे तक सभी को जानता हूँ और किन नाम का कोई नहीं है। आपने ज़रूर गलत जगह सामान पहुँचा दिया होगा। किन फैंग तभी बोल पड़े, ये मेरे हैं, मैं इनके लिए दस्तखत कर दूंगा। सुरक्षा गार्ड ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप कौन हैं? ली दाओ उनके पास गए, उनके कंधे पर थपथपाया और डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, ये हमारे बॉस हैं। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत माफ़ी मांगी, माफ़ करना बॉस, मैंने पहले ऐसा नहीं किया। किन फैंग मुस्कुराए और उदासीनता से बोले, कोई बात नहीं, अज्ञानता में कोई दोष नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने अपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखा और आगे कहा, मैं इनके लिए दस्तखत कर दूंगा, बस चीज़ें अंदर रख दीजिए। ठीक है मिस्टर किन, कृपया बिल देखकर बताइए कि यह सही है या नहीं। किन फैंग ने उसके हाथ से बिल लिया और उसे देखा। ये वास्तव में मशीनों का वही बैच था जो सिस्टम ने उसे दिया था। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, इन्हें अंदर ले आओ। ली दाओ भी इस समय बोल पड़े, बॉस, मैं आपको अंदर के कमरे दिखाने ले चलता हूं और यह मामला बाहर उन पर छोड़ देता हूं। किन फैंग ने सिर हिलाया और सहमति जताई, ठीक है। और वो जो चुप था भी बोल पड़ा, पूछा, शस्त्रागार कहाँ है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। ली दाओ ने किन फैंग की ओर देखा, उनके आदेश की प्रतीक्षा में। किन फैंग ने कहा, आपने आज इतनी दूर यात्रा की है, यह एक लंबी यात्रा है और आप थक गए होंगे। पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर आप इसे कल देख सकते हैं। मैं थका नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बॉस, अगर आप नहीं कर सकते तो आप आराम करें, मैं इसे खुद देखने जाऊँगा। वो ने उसे गंभीरता से देखा। वो नहीं कर सकता? वो किसे कह रहा है कि वो नहीं कर सकता? क्या वो ठीक से बोल भी सकता है? इस युवक में कोई सैन्य नैतिकता नहीं है। तो फिर उसे सैन्य नैतिकता न होने का दोष मत दो, उसी ने तो इसकी शुरुआत की थी। किन फैंग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आज तुम्हें पहले आराम करना चाहिए, काम कल तक रुक सकता है। वो ने निराशा में अपना सिर झुका लिया, थोड़ा उदास, जमीन की ओर देखते हुए, स्पष्ट रूप से दुखी। किन फैंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने हिम्मत करके कहा कि वो नहीं कर सकता। क्या वो उसे संभाल नहीं सकता? ली दाओ उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया, जहां सिर्फ एक कमरा था। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। किन फैंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये उसकी पसंदीदा शैली थी और ऐसा लग रहा था कि भार्गव ने ही इसकी व्यवस्था की थी। वो उसे समझ गया। बॉस, आप यहीं रहेंगे? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। बिस्तर के पास एक फ़ोन है और फ़ोन नंबर दीवार पर लगा है। ठीक है, मैं समझ गया। वो को उसके कमरे में ले जाओ, उस पर नज़र रखना और उसे प्रयोगशाला में भागने मत देना। आज उसे अच्छी तरह आराम करने दो। समझ गया बॉस। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो दुखी था हासिल हो गई थी और वह बुदबुदाया, बॉस, आप बहुत ज़्यादा हैं। किन फैंग ने अनसुना करने का नाटक किया, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उसने देखा कि ली दाओ उसे कमरे से बाहर खींच रहा है। किन फैंग सीधे अंदर बड़े बिस्तर की ओर बढ़ा। इतनी देर तक कार में बैठना वाकई असहज था। वह थोड़ी देर लेट भी सकता था। उसने अपना फ़ोन निकाला। भार्गव के क्यू मैसेज पहले ही आ चुके थे, कई अनपढ़ नोटिफिकेशन के साथ। बॉस, क्या आप पहुंच गए? बॉस, क्या ली दाओ आपको लेने आए? बॉस, क्या आप पहुंच गए? बॉस, क्या आप ठीक हैं? संदेशों की बौछार देखकर किन फैंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? बॉस, क्या हुआ? क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते?
मैं अभी किंग ग्रासलैंड गया था, क्या हो सकता है? नहीं बॉस, आप जिस इलाके में गए थे वह बहुत दुर्गम और खतरनाक है। और आप मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपकी किडनी निकाल ली गई है। आपकी किडनी निकाल ली गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह बहुत थका हुआ था, वह थोड़ी देर सोएगा। ये सोचते हुए किन फैंग ने अपना फोन रख दिया। वह वापस लेट गया और तुरंत सो गया। डॉट 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 डॉट। खट खट खट, बाहर से दस्तक की आवाज आई। इस बार किन फैंग नींद से जाग उठे और भारी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से ली दाओ की आवाज आई। उसने आवाज लगाई, मालिक, खाने का समय हो गया है। मैं आपका खाना अंदर रख देता हूँ। अभी इसे दरवाजे पर ही रहने दो, मैं बाद में ले आता हूँ। ठीक है मालिक। मालिक, एक और बात है। जिस आदमी को आप पहले लाए थे वह खुद ही प्रयोगशाला भाग गया। क्या? किन फैंग तुरंत जाग गया, उसकी नींद पल भर में गायब हो गई। वह तुरंत बिस्तर से उठा, कुछ कदम चलकर दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोला। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे वहां ले चलो। जी मालिक, आपके खाने का क्या हुआ? कृपया इसे अंदर मेज पर रख दीजिए। ठीक है। लीदाओ अंदर गया और खाना अपनी मेज पर रख दिया, फिर जल्दी से वापस बाहर आ गया। किन फैंग ने उसकी ओर देखा और कुछ असंतुष्ट भाव से कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उसे प्रयोगशाला में न ले जाओ? वह अंदर कैसे आ गया? माफ करना बॉस, मुझसे भूल हो गई। मुझे लगा कि उसे उसके कमरे में ले जाना ही काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर जाने के बाद वह मेरे पीछे पीछे बाहर आएगा। मैं ये देखने गया था कि आपने जो उपकरण अभी अभी खरीदे हैं वे ठीक से रखे हैं या नहीं, और फिर जब हम सब गए हुए थे तो वह अंदर भाग गया। क्या प्रयोगशाला का कोई पासवर्ड नहीं है? है, लेकिन उसने सीधे उसे खोल दिया। हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वह अंदर कैसे आया। क्या आपकी सुरक्षा में कोई खामी है? अगर वह अंदर आ सकता है तो क्या दूसरे भी अंदर आ सकते हैं? माफ करना बॉस, मैं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दूंगा। वे दोनों प्रयोगशाला पहुंच गए। लीदाओ द्वारा पासवर्ड डालने के बाद वे दोनों सीधे अंदर चले गए। अंदर वाला व्यक्ति व्यस्त था, एक पल इस पल को देख रहा था, फिर उस पल को। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके सामने मौजूद चीज़ों के प्रति एक गहरा जुनून। वह ये बिल्कुल भी नहीं देख पाया कि प्रयोगशाला में दो और लोग आ गए थे। खांसी खांसी। किन फैंग ने 2 बार खांसी, मानो उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये बिल्कुल बेकार था। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, किसी बाहरी दखल का उस पर कोई असर नहीं था। किन फैंग उसके पीछे पीछे आया, उसके कंधे पर थपथपाया और पूछा, तुम यहाँ कब आए? वो ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी, बल्कि खुद से बोला, मालिक, ये चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो कमाल की हैं। किन फैंग ने उसके माथे पर थपथपाया। हे भगवान, इस व्यक्ति ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी क्यों कर दी? वह बेबस होकर बोला, अभी बात ये नहीं है ना? बात यह है, आप प्रयोगशाला में कैसे पहुंचे? वो अभी भी अपनी दुनिया में तल्लीन था, किन फैंग की प्रशंसा कर रहा था। बॉस, आपकी मशीनें बहुत सटीक हैं और बहुत अच्छी तरह से बनी हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ें बनेंगी वे बाजार में मौजूद चीज़ों से कहीं बेहतर होंगी। ये स्पष्ट रूप से वह उत्तर नहीं था जो किन फैंग चाहता था, और उसने फिर से कुछ अधीरता से कहा, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अंदर कैसे आए? बॉस, आप बहुत कमाल के हैं। आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं, आप देश में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से भी बेहतर हैं। दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन दोनों में से किसी की भी एकमतता नहीं थी। किन फैंग के पास उसका हाथ पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बात करने से पहले उसे प्रयोगशाला से बाहर खींच लेना चाहता था। वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, वह सुन नहीं पा रहा था कि किन फैंग क्या कह रहा है। हालांकि वो ने मना कर दिया। उसने अपनी बाहें फैला दी और पास में खड़ी एक मशीन को गले लगा लिया। मैं नहीं जा रहा, मुझे जाने दो। मैं हर समय दिन रात यहीं रहना चाहता हूँ। मैं यहीं लेटना चाहता हूँ और यहीं सोना भी चाहता हूँ। दिन रात यहीं रहना, यहीं सोना भी, ऐसा कैसे हो सकता था? ये सुनकर किन फैंग और भी अनिच्छुक हो गया। उसका दूसरा हाथ भी उसे खींचने लगा, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह उसे हिला भी नहीं सका। किन फैंग ने अपने बगल में खड़े ली दाओ की ओर देखा, उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और आदेश दिया, इसे मेरे लिए बाहर ले जाओ। ली दाओ तुरंत समझ गया। वह की ओर बढ़ा, उसे एक हाथ से घेरा और अपने कंधे पर उठा लिया। वह उसे ऐसे ही बाहर ले गया और किन फैंग भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। प्रयोगशाला से बाहर निकलने के बाद वो कुछ बेचैन हो गया, असंतोष से दहाड़ते हुए, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मुझे प्रयोगशाला जाना है। चुप रहो, अगर तुम इसी तरह व्यवहार करते रहे तो मैं तुम्हें फिर कभी प्रयोगशाला में नहीं आने दूंगा। किन फैंग की यह बात सुनकर वो ने हंगामा करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने दयनीय स्वर में कहा, ठीक है, तो कृपया मुझे प्रयोगशाला में प्रवेश करने से कभी मत रोकना। किन फैंग ने शांत भाव से कहा, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
वो ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बार बार सिर हिलाया। ममम ममम ममम। किन फैंग ने उसके हाव भाव देखे और बेबसी से मुस्कुराया। ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ। ऐसा दोबारा मत होने देना। ममम ममम ममम। किन फैंग ने हाथ हिलाकर ली दाओ को उसे छोड़ देने का इशारा किया। किन फैंग का इशारा पाते ही ली दाओ ने भी उसे अपने कंधे से नीचे उतार दिया। बॉस, कृपया मुझे प्रयोगशाला में जाने से न रोकें। आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मना नहीं करने दूंगा, लेकिन हमें एक समझौता करना होगा। ममम ममम ममम। आप कहो, मैं हर बात मान लूंगा। मैंने अभी तक कहा भी नहीं है और आप मान गए। हाँ बॉस, जब तक आप मुझे प्रयोगशाला में जाने देंगे मैं आपकी हर बात मान लूंगा। पहला, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आप प्रयोगशाला में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ही रह सकते हैं। वो थोड़ा हिचकिचाया, मोलभाव करते हुए। बॉस, क्या ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हो सकता है? 10 से 6 बजे तक का समय बहुत कम है। मैं इतने कम समय में किसी भी चीज़ पर शोध नहीं कर सकता। किन फैंग ने सख्ती से मना कर दिया। बिल्कुल नहीं। आप सहमत होना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो प्रयोगशाला में अब और प्रवेश न करें। वो ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, इस डर से कि किन फैंग अगले ही पल अपना मन बदल लेगा। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। बॉस, ऐसा मत कहिए। किन फैंग उसके मौजूदा रवैये से काफ़ी संतुष्ट था। उसने आगे कहा, दूसरा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आप प्रयोगशाला में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ही रह सकते हैं। बॉस, क्या ये पहले नियम जैसा ही नहीं है? ये वही है, क्या कोई समस्या है? ज़रूरी बातें 3 बार कहनी चाहिए। तीसरा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आप प्रयोगशाला में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ही रह सकते हैं। कैसे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो ने हिचकिचाते हुए बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। हाँ, कोई बात नहीं बॉस। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको प्रयोगशाला में घुसने से मना कर दूंगा। अरे, वैसे आप अभी प्रयोगशाला में कैसे पहुंचे? वो चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया, मानो सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता हो। किन फैंग के पास अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें प्रयोगशाला में नहीं आने दूंगा। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जाहिर है, वह अब भी प्रयोगशाला में घुसने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल जारी रखना चाहता था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें वापस 9वीं कंपनी में भेज दूंगा। तुम वापस जाकर कोड क्यों नहीं लिखते? किन फैंग ने उसे धमकाना जारी रखा। नहीं बॉस, मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ? मेरा साइड जॉब हैकर है। मेरे सामने ये दरवाज़ा लॉक बहुत साधारण है, मैंने इसे आसानी से तोड़ दिया। पास खड़े ली दाओ शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने जो समस्या बताई उससे साफ जाहिर था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी है। वह दौड़कर वो के पास गए और ऊंची आवाज़ में बोले, क्या सिस्टम में कोई खामियां हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हम उन्हें तुरंत ठीक कर देंगे। वो ने आंखें घुमाईं, मानो रोहन कुछ कहना ही नहीं चाहता। किन फैंग आगे बढ़े और बोले, छोटे वो, अब से सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे होगी। अगर तुम्हें कोई खामियां मिलें तो उन्हें सीधे ठीक कर दो। लेकिन मुझे ये पता मत लगने देना कि तुमने अपने लिए कोई पिछला दरवाज़ा छोड़ रखा है, वरना तुम वापस 9वीं कंपनी में चले जाओगे। वो ने बिना आवाज़ किए धीरे से कुछ बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद आखिरकार वह बोला, समझ गया बॉस। आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमेशा मुझे इसी बात की धमकी देते रहते हैं। किन फैंग ने उदासीनता से कहा, यह ज़रूरी नहीं है जब तक यह उपयोगी हो। वो ने दांत पीसते हुए कहा, बॉस आप बहुत निर्दयी हैं। कोई बात नहीं, बस यूं ही। मुझे अपने बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। वो किन फैंग ने इस पर सोचना बंद कर दिया और ली दाओ से कहा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। छोटे वो को खाने के लिए ले जाओ। ठीक है बॉस। ली दाओ को निर्देश देने के बाद वह वो को देखता रहा, चेतावनी देते हुए, खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। आज प्रयोगशाला मत जाना। ओह, वो ने ओह कहा और बहुत अनिच्छा से मान गया। किन फैंग ने उसकी जाती हुई आकृति को असहाय होकर सिर हिलाते हुए देखा। वह भी अपने कमरे में लौट आया, पहले कुछ खाने और पेट भरने के लिए। मेज़ पर 2 मांस और 1 सब्जी के व्यंजन रखे थे जो ली दाओ अभी अभी उसके लिए लाए थे। ब्रेस्ड पोर्क, मीठी और खट्टी पसलियां और सिरके में कसे हुए आलू। देखने और महकने में वे स्वादिष्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके पसंदीदा व्यंजन हो। क्या भार्गव ने इसकी भी व्यवस्था की थी? कितना विचारशील। ऐसे हरफनमौला खिलाड़ी के साथ उसने वाकई बहुत सी मुसीबतें टाल दीं। खाते खाते मनोरंजन के लिए उसे अपने फ़ोन से खेलना ही पड़ा। उसने अपने फ़ोन पर टिकटॉक खोला और टुवानजी की लाइव स्ट्रीम पर क्लिक कर दिया। उसे पहले ही उनके प्लेटफॉर्म पर लाया जा चुका था और फिलहाल लाइव स्ट्रीम अच्छा चल रहा था, इसलिए उसे लाना ही था।
जैसे ही किनफैंग ने लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया, 9 सुनहरे ड्रैगन लाइव स्ट्रीम से उड़कर बाहर आ गए। वे एक बैनर लेकर आए थे जिस पर सुनहरे किनारों वाले कई अक्षर लिखे थे। लाइव स्ट्रीम में बॉस जुनलिन का स्वागत है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अब लाइव स्ट्रीम में प्रवेश करने के लिए विशेष प्रभाव इतने आकर्षक हैं? किनफैंग पूरी तरह से हतप्रभ था। लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी बहुत भ्रमित थे, उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। क्या हो रहा है? ये बॉस जुनलिन कौन है? उसके प्रवेश करते ही लाइव स्ट्रीम ऐसी क्यों हो गई? ऊपर वाला व्यक्ति नया होगा। वह वही है जिसने पहले नी जेड के साथ गेम खेला था। क्या उसका नाम जुनलिन नहीं है? वे एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि मुझे थोड़ा संदेह है कि क्या जुनलिन इस कंपनी का बॉस है। अन्यथा मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीम देखी हैं और वह इस तरह के विशेष प्रभाव वाला एकमात्र व्यक्ति है। तोवानजी ने भी उसे देखा और तुरंत उसका स्वागत किया। लाइव स्ट्रीम में बॉस जुनलिन का स्वागत है, बहुत समय हो गया। तभी किनफैंग ने उसका लाइव स्ट्रीमिंग पेज स्पष्ट रूप से देखा। वह 3 किंगडम्स किल खेल रहा था। उसने बहुत दिनों से यह गेम नहीं खेला था। उसने टाइप किया, क्या तुम 3 किंगडम्स किल खेल रहे हो? अब चिकन नहीं खेल रहे? तोवानजी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, रिपोर्टिंग बॉस जुनलिन, यह ऐसा ही है। मैं चिकन में पहले ही अजेय हो चुका हूं और इससे थक गया हूं, इसलिए मैंने देखने के लिए 3 किंगडम्स किल खेलना शुरू कर दिया। क्या तुम चिकन खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। थक गए? बेशर्म, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बुरी तरह नहीं पिटे थे? हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। बॉस जुनलिन की अनुपस्थिति में अपनी निशानेबाजी देखो, इसमें जरा भी सुधार नहीं आया है। किनफैंग ने मना कर दिया, नहीं, मैं गेम खेलने के मूड में नहीं हूं। किनफैंग ने सुझाव देना जारी रखा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रेजिडेंट ईविल खेल सकते हो? मैं वह देखना चाहता हूं। रोहन खुद ये गेम खेलने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन दूसरों को खेलते देखना फिर भी काफी मजेदार था। हा, रेजिडेंट ईविल खेलना चाहते हो? नीजी क्या कहेगा? मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा और देखने लायक एक अच्छा शो होगा। उसकी बात सुनते ही तोवानजी का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन ये बॉस की गुजारिश थी, वो मना नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बॉस, चूंकि आप देखना चाहते हैं तो मैं एक राउंड खेल लूंगा। किनफैंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इसे खेलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तोवानजी ने खुद को संभाला और बड़ी खुशी और तत्परता से जवाब दिया, ठीक है बॉस, मैं अब जा रहा हूं, जब तक आप खुश हैं। अगर कोई उसके लटके हुए मुंह और पीले चेहरे को नजरअंदाज कर दे तो। किनफैंग ने उसकी तरफ देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसा कि कहावत है, दोस्त को मरने दो, मुझे नहीं। इस एहसास के साथ कि वह अपनी मौत की ओर जा रहा है, तोवानजी ने रेजिडेंट ईविल पर क्लिक किया, जो उसके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो गया था। ग्राफिक्स थोड़े खूनी हैं, इसलिए मैं बुलेट स्क्रीन चालू कर दूंगा ताकि सब उसे ब्लॉक कर सकें। ये कहकर उसने गेम की बुलेट स्क्रीन चालू कर दी। अब उसके मॉनिटर पर गेम स्क्रीन का बहुत कम हिस्सा दिखाई दे रहा था, वह ज्यादातर बुलेट कमेंट से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीजी, अपनी यह हरकत वापस ले लो, हम बिल्कुल नहीं डरे हैं, डर तो तुम ही हो, है ना? जल्दी करो और बुलेट स्क्रीन बंद कर दो, मैं अब खेल भी नहीं देख पा रहा हूं। बंद करो, बंद करो। क्या बॉस जुनलिन कुछ नहीं करने वाले? जल्दी से नीजी से कहो कि बुलेट स्क्रीन बंद कर दे, इससे खेल देखने का अनुभव बहुत खराब हो रहा है। ... किनफैंग ने भी सभी के बुलेट कमेंट देखे और समझ गए कि उनका क्या मतलब है। चूंकि सभी की कोई ना कोई मांग थी, इसलिए उन्हें जवाब देना ही था। बुलेट कमेंट में उनका सुनहरा बॉर्डर वाला बुलबुला दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, तोवानजी, खेलते समय बुलेट स्क्रीन का इतना घना होना क्या बुरा नहीं है। तुम खेल स्क्रीन भी नहीं देख पा रहे हो। ये देखकर तोवानजी चुपचाप बुलेट स्क्रीन का स्विच बंद कर सका और रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान लाते हुए बोला, मैंने बुलेट स्क्रीन इसलिए चालू की थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग डर जाओगे। चूंकि तुम नहीं चाहते, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूं। बाद में चिल्लाना मत कि डर गए हो। हा, मैं हंसी से मरा जा रहा हूं। नीजी, सच में कौन डरा हुआ है? अपना दिल टटोलो, क्या यह अभी बहुत तेजी से नहीं धड़क रहा है? हम बिल्कुल नहीं डरे हैं, बस बाद में चीखना मत। मैं हंसी से मरा जा रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार खेलना शुरू करने से पहले कौन चिल्ला रहा था। फिर उन्होंने सीधे गेम छोड़ दिया और फिर कभी नहीं खेला। तोवानजी ने शांत होने का नाटक किया और कहा, तुम लोग अपनी आंखें चौड़ी करके खोलो और पलकें मत झपकाओ। ध्यान रखना कि रोमांचक दृश्य छूट न जाएं। गेम भी लोड हो गया था। उसने गेम शुरू करें पर क्लिक किया। शुरुआत में कुछ विवरण थे जिसमें गेम की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया था। वे एक हेलीकॉप्टर में थे। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर वे नीचे उतरे और इधर उधर ढूंढने लगे। तभी किनफैंग लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गया। उसे पहले खाना खा लेना चाहिए।
खाते हुए ज़ॉम्बी देखना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, है ना? रोहन अब और नहीं देखना चाहता था। मानसिक आघात लगना और रात को नींद न आना स्वाभाविक था। उसे याद आया कि अनजाने में उसकी पिछली जिंदगी का एक वीडियो देखकर वह लगभग डर गया था। वह एक नज़र और एक मुस्कान, सैकड़ों हसीनाओं को मोहित करना, वाकई बेमिसाल था। उसके जैसा कोई और नहीं था। इसकी वजह से उसे कई दिनों तक बुरे सपने आते रहे। हमेशा ज़ॉम्बी उसका पीछा करते और उसे कुतरते रहते। उसके बाद से रोहन ने उस गेम को दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दूसरों को उसे खेलने के लिए उकसाना काफ़ी मज़ेदार था। उसने एक शरारती मुस्कान दी और टिकटॉक पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये देखने में कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट था। प्रति वीडियो 15 सेकंड। समय फिर भी काफ़ी तेज़ी से बीत गया। उसे पता भी नहीं चला। उसने खाना खत्म कर लिया था और लगभग 1 घंटे तक वीडियो स्क्रॉल करता रहा था। लेकिन रोहन को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। समय सचमुच उड़ गया। वीडियो की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी और उसमें कई प्रतिभाशाली तकनीशियन थे, जिसे देखना बहुत संतोषजनक था। अपनी पिछली जिंदगी के उलट, जहां बाद में सब कुछ बिगड़ गया था, विक्रेताओं से भरा हुआ था और उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी वीडियो वाकई बहुत दुर्लभ थे। रोहन नहीं चाहता था कि उसका सॉफ्टवेयर बाद में ऐसा हो। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और भार्गव को एक संदेश भेजा। मुझे उनके शोध संस्थान को कुछ मिलियन दान करने में मदद करें ताकि वे नई चीज़ों पर शोध कर सकें। ठीक है बॉस, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? वीआर कैसा चल रहा है? इसे कब लॉन्च किया जा सकता है? ये काफ़ी जटिल है। ये पूरी तरह से ऐसी तकनीक है जिसे पहले किसी ने छुआ तक नहीं है और यह अभी भी शोध के चरण में है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे जल्द से जल्द लॉन्च करूंगा। कोई बात नहीं, अपना समय लो। अगर पर्याप्त लोग नहीं हैं तो भर्ती करते रहो। बस उन्हें ओवरटाइम न करने दो। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उन्हें अपना समय लेने दो। लॉन्च करने की कोई जल्दी नहीं है। कोई बात नहीं बॉस, यह नई तकनीक है और वे सभी इसमें बहुत रुचि रखते हैं। हर दिन बहुत लगन से इसका अध्ययन कर रहे हैं। मम्मा, अच्छा काम करते रहो। मुझे बस एक ही बात कहनी है, कोई ओवरटाइम नहीं। बाकी सब तुम संभाल लो। समझ गया बॉस। इतना कहने के बाद उसने फिर से तूवानजी का लाइव स्ट्रीम खोला। इतने लंबे समय के बाद वह देखना चाहता था कि तूवानजी कितना आगे बढ़ गया है। भाइयों, मैं बस इतना कह रहा हूँ, क्या ये खेल वाकई इतना डरावना है? जैसे ही वह अंदर गया, उसने तूवानजी को जोर जोर से इतराते हुए सुना, अपने पहले के डर से बिल्कुल बेखबर। लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है बॉस जुनलिन। बॉस, आप अभी क्यों चले गए? आपने तो देखा भी नहीं कि मैंने अभी कैसे दबदबा बनाया था। प्रभुत्व उस पर किन फैंग गहरे संदेह में पड़ गया। अगले ही पल जब तूवानजी ने दिखावा करना बंद किया और आगे बढ़ा, उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। शुभकामनाएं टिल्ड शुभकामनाएं टिल्ड शुभकामनाएं टिल्ड शुभकामनाएं टिल्ड। उसके लाइव स्ट्रीम में एक आकर्षक और खुशनुमा गाना बज रहा था, इतनी तेज कि गेम की बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। किन फैंग का मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था। ये काम करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मसंतुष्ट था। बॉस को आते देख लाइव स्ट्रीम में दर्शकों को मानो सहारे और उम्मीद का एक स्तंभ मिल गया हो और वे एक के बाद एक अपने विचार टाइप कर रहे थे। बॉस जुनलिन, जल्दी से इस नीजी को काबू में करो और उसे संगीत बंद करवाओ। बिना साउंड इफेक्ट के ये गेम बेकार है। नी जेड के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखो। बॉस जुनलिन, जल्दी से उसे पटक दो और उसे ठीक से खेलने दो। बहुत हो गई बातें, चलो उसे पकड़ते हैं। किन फैंग अवाक रह गया और उसने धीरे से एक अक्षर टाइप किया, 6। तूवानजी ने बहुत खुशी से जवाब दिया, बॉस, आपकी प्रशंसा और पहचान के लिए शुक्रिया। मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उसने उसकी प्रशंसा कहाँ की? उसने कहाँ सहमति दी? क्या ये कहना अनुचित नहीं है? किन फैंग की विद्रोही प्रवृत्ति भी उसी ने भड़काई थी। वह शुरू में उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा व्यवहार किया तो उसे दोष नहीं देना चाहिए। किन फैंग ने एक शरारती मुस्कान के साथ सोचा। उसने टाइप किया, अगर आप संगीत बंद करके गेम खेलें तो मैं आपको 2 रॉकेट भेजूंगा। तूवानजी ने कहा, बॉस, आपको उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। बात रॉकेट की नहीं है, असल में बात यह है कि इस गाने के साथ खेलने से अच्छा लगता है। 5। बॉस, क्या यह अनुचित नहीं है? 10। रॉकेट के लिए शुक्रिया बॉस, मैं अब इसे बंद कर देता हूँ। बात रॉकेट की नहीं है, मुझे बस असली गेम के साउंड इफेक्ट्स बहुत पसंद हैं। वे वाकई लाजवाब हैं। खुश और रोते हुए तूवानजी ने गुड लक गाना बंद कर दिया। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। लाइव स्ट्रीम में वह भयानक संगीत फिर से गूंज उठा और तूवानजी खुद को सहने से नहीं रोक सका। किन फैंग ने भी उसे 10 रॉकेट भेजे, जैसा कि उसने अभी कहा था। हालांकि भेजने के तुरंत बाद वह चला गया और ज्यादा देर नहीं रुका। वह सचमुच ये खेल बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। खटखट 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 की आवाज गूंजी। वो जो गहरी नींद में सो रहा था, खटखट से चौंक कर जाग गया।
उसने अपनी दुखती कनपटियों को रगड़ा और अधीरता से पूछा, कौन है? इतनी सुबह है, क्या कोई अंदर नहीं सो सकता? दरवाजे के बाहर दस्तक बंद हो गई और ली दाओ की सतर्क आवाज सुनाई दी। बॉस, वो फिर से प्रयोगशाला की ओर भागा और हम उसे रोक नहीं सकते। किन फैंग की नींद तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम एक इंसान को भी नहीं रोक सकते? बॉस, वह एक बड़ा आदमी है और उसके पैर उसके अपने हैं। हम उसे यूं ही घसीट कर नहीं ले जा सकते, ये ठीक नहीं लगता। उसने यही कहा, लेकिन उसके लहजे ने उसके असली विचारों को उजागर कर दिया। किन फैंग दरवाजे तक गया, उसे खोला, उसकी तरफ देखा और सीधे कहा, अगर तुम्हें विशेष अधिकार चाहिए तो कह दो। गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? ली दाओ ने ईमानदार और सरल भाव से देखा, सिर खुजलाया और अजीब तरह से बोला, बॉस, वो आपका ही आदमी है। आपके निर्देश के बिना हम उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। किन फैंग ने उसे एक नज़र देखा और कहा, मुझे मंजूर है। अब से अगर वो काम के घंटों के अलावा प्रयोगशाला में रहेगा तो आप उसे घसीट कर ले जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया बॉस। चलो देखते हैं अब वो क्या मुसीबत खड़ी करता है, किन फैंग ने बेबसी से कहा। ये इंसान रोज उसकी पीठ में छुरा घोंपता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब वो उसकी मानसिकता से खिलवाड़ न करता हो। अगर उसकी काबिलियत न होती तो वो उसे नौकरी से निकालना चाहता। वो आज उसे फिर से मनाने की कोशिश करेगा। अगर वो आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो वो बस चला जाएगा। उसे वापस 9वीं कंपनी में भेज देना ही बेहतर होगा। ये जगह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। वह हमेशा किसी और को ढूंढ सकता है। लिफ्ट के साथ वे दोनों जल्दी से दूसरे तहखाने के स्तर पर प्रयोगशाला में पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने वो को अंदर व्यस्त देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या कर रहा है। किन फैंग ने गहरी आवाज में कहा, छोटे तुम फिर क्या कर रहे हो? वो ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, अभी भी हाथ में काम में व्यस्त था। बॉस, आप यहाँ हैं। अपने आप को घर पर रखें, बाद में बात करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्मचारी कौन था? बॉस कौन था? किन फैंग का धैर्य टूट गया और रोहन ने धमकी दी, वो क्या आप 9वीं कंपनी में वापस जाना चाहते हैं? जब वो ने ये सुना तो उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे तुम्हें आग और पानी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि तुम आज इतनी सुबह प्रयोगशाला में क्यों हो? बॉस, क्या अभी जल्दी नहीं है? सुबह के 8 बज चुके हैं। सुबह के 8 बजना कोई जल्दी नहीं है। आप यहाँ कब से हैं? क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि काम सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम 6 बजे खत्म होता है? बॉस, मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी अभी आंखें खोली और खुद को प्रयोगशाला में पाया। लगता है मैं कल रात नींद में चल रहा था, वो ने मजाकिया लहजे में कहा। किन फैंग थोड़ा गुस्से में था और उसने झुंझलाहट भरे लहजे में उससे कहा, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। क्या तुम उस बेतुके बहाने पर भी यकीन करते हो जो तुमने गढ़ा है? वो ने उसके गुस्से भरे भाव देखे और थोड़ा डर गया, इसलिए उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। लेकिन वह अभी भी अपने शरारती स्वभाव को नहीं बदल सका और पलटकर बोला, क्या मुझे इस पर यकीन नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है मुझे इस पर यकीन करना चाहिए। ये कहने के बाद उसने किन फैंग के चेहरे का रंग बदलते देखा और तुरंत खुद को सुधारा, नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए था। किन फैंग ने अपने पास मौजूद एक डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट निकाला, उसके सामने रखा और उसे दिखाया। वो की आंखें तुरंत चमक उठीं, मानो किसी भेड़िए को कई दिनों से भूख लगी हो। बॉस, क्या मैं इस ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाल सकता हूँ? बस एक नज़र? नहीं, किन फैंग ने बेरहमी से मना कर दिया। बॉस, सच में, बस एक नज़र। कृपया इस पर गौर करें। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं आपको इसे क्यों देखने दूँ? बॉस, मैं आपके लिए एक भौतिक वस्तु बना सकता हूँ। मैं भी बना सकता हूँ। मैं किसी और को भी ढूंढ सकता हूँ। मैं आपको क्यों ढूंढूं? मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। मैं इसे एक नज़र में समझ जाऊंगा। दूसरों को इसे लंबे समय तक अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है। बॉस, बस एक नज़र। आपने कहा, बस एक नज़र। हम बस एक नज़र। किन फैंग ने डिज़ाइन का खाका एक सेकंड के लिए अपने सामने रखा, फिर जल्दी से उसे वापस खींच लिया। कैसा लगा? यही तो वो रूप था जो तुम चाहते थे, है ना? वो ने कुछ निराश होकर कहा, हाँ, लेकिन बस उस एक नज़र में वह पहले से ही इस खाके के डिज़ाइन में रोहन का अंतर देख सकता था। इसने इस खाके को अपने हाथों में लेने के उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। बॉस, मुझे अपनी शर्तें बताएं। मैं ये खाका कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यह आसान है, जब तक आप हर दिन समय पर इन और आउट करते हैं, और आज जितनी जल्दी आए हैं उतनी जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सहमत हूँ। वो बिना सोचे तुरंत सहमत हो गया, जैसे कि डर था कि किन फैंग अपनी बात से मुकर जाएगा। किन फैंग,
इस बार उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मैं आपको पहले केवल पहला ब्लूप्रिंट दूंगा। कुल 10 हैं। यदि आप पिछले दिन ओवरटाइम नहीं करते हैं और समय पर इन आउट नहीं करते हैं तो मैं आपको उसके बाद हर दिन एक ब्लूप्रिंट दूंगा। वो ये सुनकर बहुत निराश हुआ कि उसे केवल एक ही मिल सकता है, लेकिन वह फिर भी बाद में सभी प्राप्त कर लेगा। वह अनिच्छा से सहमत हो गया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस। किन फैंग के सिर हिलाने के बाद वह प्रयोगशाला से बाहर जाने के लिए मुड़ा। वो ने उसे पुकारा, कमजोरी से कहा, बॉस क्या आप कुछ भूल गए? क्या भूल गए? किन फैंग ने अनभिज्ञता जताई। ब्लूप्रिंट, बॉस आपने मुझे अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। वो थोड़ा चिंतित था, डर था कि किन फैंग अपनी बात से मुकर जाएगा। वो ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, बॉस आप इतने चालाक नहीं हो सकते। मैंने आज पहले ही ओवरटाइम काम कर लिया है, इसलिए मुझे कल ये निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। तो ओवरटाइम काम मत करो, किन फैंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि आपने पहले दिन समझौते को बर्बाद कर दिया। यदि आप इसे इस तरह से रखते हैं तो मैं इसे लाऊंगा और इसे 2 और दिनों के लिए स्थगित कर दूंगा। वो ने बार बार अपने हाथों को हिलाया और कहा, नहीं नहीं बॉस, कृपया ऐसा न करें। किन फैंग ने उसकी तरफ देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक सका। वह प्रयोगशाला से बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया था और उसे एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया। बस एक दोस्ताना अनुस्मारक, हमारी कंपनी के कामकाजी घंटे लचीले हैं। जैसे ही उसे किन फैंग का इशारा मिला उसकी दुनिया रोशन हो गई। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया बॉस, मैं समझ गया।